जो लास्ट क्लास थी, लास्ट क्लास में अपन ने लाइट के बारे में बात की थी, पीएआर के बारे में बात की थी और एंगलमैन एक्सपेरिमेंट के बारे में बात की थी। चलो नेक्स्ट यहाँ से अपन आज जो बात करेंगे वो बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करेंगे, क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे एंड जो उसकी आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होती है उसके बारे में, उसके डीएनए के बारे में और स्ट्रोमा के बारे में अपन बात करेंगे। तो यहाँ से अपन बात स्टार्ट करें सबसे पहले, तो सबसे पहले अपन देखते हैं जो आपकी सेल होती है, क्या होती है सेल। आपकी जो सेल है, ये सेल कौन सी है आपकी, प्लांट सेल। कौन सी सेल है, प्लांट सेल। और प्लांट सेल में से अपन क्या निकाल रहे हैं, इस प्लांट सेल के अंदर से अपन क्लोरोप्लास्ट निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट को बाहर निकाल लिया। और जब अपन क्लोरोप्लास्ट को बाहर निकालते हैं तो उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की आपको दिखाई देती है। ये तो होगी उसकी इनर मेम्ब्रेन, उसके चारों ओर अपन बना लेते हैं उसकी आउटर मेम्ब्रेन। जो बाहर वाली होती है इसको तो अपन क्या बोल देते हैं, आउटर मेम्ब्रेन। अंदर वाले को क्या बोल दी, इनर मेम्ब्रेन बोल दी। और बीच में जो खाली स्पेस रहता है, जो आपको ये स्पेस दिखाई दे रहा है ये वाला, इस स्पेस को बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या बोल देते हैं इसको, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोल देते हैं। ये हो गया आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया। ठीक है, बिना कलर ही अच्छा लग रहा है ना। ठीक है चलो इसे रख लो। तो इसको नॉर्मली ऐसे लिख लो, ये क्या होता है आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, अब अपन बात करें तो आपकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, उस आउटर मेम्ब्रेन पर पोरिन प्रोटीन्स पाई जाती हैं। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है यहाँ पर, आउटर मेम्ब्रेन पर पोरिन प्रोटीन पाई जाती है। अब ये पोरिन प्रोटीन आगे पूरी मेम्ब्रेन पर डिस्ट्रीब्यूट रहेंगी, जैसे आप ध्यान रख लेना। जो पोरिन प्रोटीन होती है उनका काम क्या होता है, H प्लस आयन को बाहर जाना, अंदर आने देना और बाहर जाने देना। H प्लस आयन को अंदर और बाहर आने जाने के लिए क्या करते हैं, ये मार्ग प्रदान करते हैं, यहाँ से आने जाने के लिए उनको रोकते नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं आप। और जो H प्लस आयन है, ये H प्लस आयन आपकी क्या है, प्रोटीन। क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन नहीं, आपको इनको बोल सकते हो प्रोटीन। H प्लस आयन याद रखो आप, प्रोटोन। हाँ प्रोटोन है, ये क्या है, प्रोटोन है, सही है। हाँ H प्लस आयन क्या है, प्रोटोन है। इन प्रोटोन को बाहर और अंदर आने के लिए क्या करती है, मार्ग प्रदान करती है। कौन सी प्रोटीन, यहाँ पर आपकी पोरिन प्रोटीन। ये आपकी जो प्रोटीन है उसको अपन क्या बोलते हैं, पोरिन प्रोटीन बोलते हैं। और पोरिन प्रोटीन किसको आने जाने देती है, आपके H प्लस आयन प्रोटॉन्स को। ठीक है, ये बात होगी। ये किसकी बात है, क्लोरोप्लास्ट की। अब देखो ये टर्म्स आपको बहुत कंफ्यूज करती हैं, जैसे आपकी प्रोटोप्लाज्म हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, साइटोसोल हो गया। तो इनको आप देखते हैं है ना। जैसे आपकी ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल है, इस प्लांट सेल में से आपको माइनस करना है, निकाल देना बाहर। और बाहर किसको निकालना है, सेल वॉल को। और जैसे आप सेल वॉल को निकालते हो तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा, बाकी जो पार्ट बचेगा वो कहलाता है प्रोटोप्लास्ट। आगे बात है समझ में। अब आपके पास जो प्रोटोप्लास्ट बचा, इस प्रोटोप्लास्ट में से आप माइनस किसको कर दो, आप इसमें से माइनस कर दो सेल मेम्ब्रेन को। सेल मेम्ब्रेन को बाहर निकाल दिया। जैसे आप सेल मेम्ब्रेन को बाहर निकालते हो, आपके पास क्या बचेगा, साइटो सॉरी प्रोटोप्लाज्म। क्या बचेगा आपके पास, प्रोटोप्लाज्म बचेगा। प्रोटोप्लाज्म बच गया। अब जो प्रोटोप्लाज्म है, इस प्रोटोप्लाज्म में से आप निकाल दो किसको, न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस को रिमूव कर दो। जैसे आप न्यूक्लियस को रिमूव करोगे, आपके पास जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा, उस रिमेनिंग पार्ट को बोलते हैं साइटोप्लाज्म।
प्लाज्म, ठीक है। और जैसे साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में से भी आप किसको निकाल दो, सेल ऑर्गेनेल्स, इसको रिमूव कर दो यहाँ से। यदि आप जितने भी ऑल ऑर्गेनेल्स हैं, ऑर्गेनेल्स हैं, उनको यदि आप रिमूव कर देते हो तो आपके पास जो रिमेन पार्ट बचेगा, उस रिमेन पार्ट को बोलते हैं साइटोसोल बोलते हैं, ठीक है। ये बात होगी किसकी, साइटोप्लाज्म, साइटोसोल वगैरह इनकी। तो यहाँ से एक पॉइंट और याद रखना कि यदि देखो H प्लस आयन यदि बाहर जा पा रहे हैं और अंदर आ पा रहे हैं, इसका मतलब जितने H प्लस आयन इस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में है उतने ही बाहर की तरफ है, और बाहर का जो ये फ्लूइड है, क्लोरोप्लास्ट का बाहर का जो फ्लूइड है, उसको अपन क्या बोलते हैं, साइटोसोल बोलते हैं, साइटोसोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइटोसोल। तो देखो ये साइटोसोल हो गया, और ये अंदर वाला स्पेस क्या हो गया, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस हो गया। यदि इंटरमेम्ब्रेन स्पेस का पीएच का मान यदि 7.2 है, तो इसका मतलब साइटोसोल के पीएच का मान भी कितना होगा, 7.2 होगा। ये दोनों पीएच हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ये बात आप यहाँ से याद रख लेना। फिर नेक्स्ट बात करते हैं आगे। नेक्स्ट यहाँ से बात की जाए तो हेडिंग लगाते हैं अपन क्या, क्लोरोप्लास्ट। क्या हेडिंग लगाते हैं, क्लोरोप्लास्ट लगाते हैं। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट आया कहाँ से, ये बात आती है। जो सेल थी, सेल में क्लोरोप्लास्ट कहाँ से आया, कैसे आया। तो ये कहा जाता है कि क्लोरोप्लास्ट आया एंडोसिम्बायोसिस से। एंडोसिम्बायोसिस, एंडोसिम्बायोसिस किसे कहते हैं। एंडोसिम्बायोसिस में आप इतना याद रखो कि जैसे एक प्रोकैरियोटिक सेल है, इसने एक यूकैरियोटिक सेल को क्या कर लिया, एंगल्फ कर लिया, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर कोई रिमेनिंग पार्ट था जो क्लोरोप्लास्ट था। यह क्लोरोप्लास्ट इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर जाने के बाद ये किस प्रकार की है, यूकैरियोटिक सेल है, और बाहर वाली कौन सी है, प्रोकैरियोटिक। ये क्लोरोप्लास्ट अंदर गया, यूकैरियोटिक सेल किसी कारण बस इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाई, और यदि ये डाइजेस्ट नहीं कर पाई तो आगे चलकर इसने किसका निर्माण कर लिया, क्लोरोप्लास्ट के रूप में। ये आगे से आगे, आगे से आगे सेल में डिवाइड होती रही, और ये एक पार्ट बन गई, यूकैरियोटिक सेल का क्या बन गई, ये एक पार्ट बन गई। इस चीज को बोलते हैं एंडोसिम्बायोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो बस आप इतना याद रखना कि क्लोरोप्लास्ट सेल में आया कहाँ से था, एंडोसिम्बायोसिस से आया था। क्लोरोप्लास्ट से पहले आ चुका था माइटोकॉन्ड्रिया। ये बात भी याद रखना कि क्लोरोप्लास्ट से पहले आने वाला जो सेल ऑर्गेनेल क्लोरोप्लास्ट से पहले ही आ गया था, किसमें आ गया था, सेल के अंदर। तो सबसे पहले कौन आया, माइटोकॉन्ड्रिया आया, और सेकंड टाइम फिर कौन आता है, आपका क्लोरोप्लास्ट आता है। कौन सी प्रोसेस के द्वारा, एंडोसिम्बायोसिस के द्वारा आती है। जो आपका क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट एक ग्राम पॉजिटिव है, सॉरी ग्राम नेगेटिव। किस प्रकार का है, ग्राम नेगेटिव है। और क्लोरोप्लास्ट के पास कितनी मेम्ब्रेन होती है, ये आपको पता ही है, कितनी मेम्ब्रेन होती है, 2 मेम्ब्रेन होती है। क्लोरोप्लास्ट हैव 2 सेल मेम्ब्रेन, ये बात होगी। इसके बाद में आप बस एग्जाम्पल के रूप में याद रखना कि जैसे एंडोसिम्बायोसिस 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। तो जो प्राइमरी आपका एंडोसिम्बायोसिस है, इसके एग्जाम्पल आपके हैं, एक तो ग्रीन एल्गी, इसके अलावा आपका है रेड एल्गी, और रेड एल्गी के अलावा आपका एक होता है लैंड प्लांट्स। ये याद रखना प्राइमरी एंडोसिम्बायोसिस में। सेकेंडरी की जहाँ बात करें, सेकेंडरी में आते हैं आपके, एक तो आते हैं ग्रीन एल्गी, इसके अलावा आपके आते हैं आपके रेड एल्गी, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है।
क्लोरोप्लास्ट के बारे में याद रखना कौन सी प्रोसेस के द्वारा आया था, एंडोसिम्बायोसिस के द्वारा ये आया। अब इसकी अपन क्लोरोप्लास्ट की एकदम डीपली स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं। डीपली स्ट्रक्चर का मतलब एक एक, वो कहते हैं ना खाल की बाल उधेड़ना या बाल की खाल उधेड़ना, वो आपकी एक उसी प्रकार से अपन क्या करेंगे, खाल की बाल या बाल की खाल, हाँ बाल की खाल, ये आपकी हो गई इनर मेम्ब्रेन। और इसके चारों ओर आउटर मेम्ब्रेन बनाते हैं क्या, ये बन गया आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये बात आपको पता है। ये तो कौन सी आ गई आपकी इनर मेम्ब्रेन, सॉरी आउटर मेम्ब्रेन, और ये कौन सी आपकी इनर मेम्ब्रेन। ठीक, अब आगे यहाँ से बात करें तो देखो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर खुद का इसका डीएनए पाया जाता है। खुद का क्या होता है इसके अंदर, डीएनए होता है इसका। इस डीएनए के ऊपर एक जीन पाई जाती है। ये तो क्या हो गया, डीएनए हो गया। अपन को डीएनए से भी मतलब है। और डीएनए भी किस प्रकार का आपका, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है। और इसके अंदर एक जीन पाई जाती है। इसके अंदर क्या पाई जाती है, एक जीन, और उस जीन का नाम है वेसिकल इंड्यूसिंग प्रोटीन इन प्लास्टिड। ये जीन का नाम है। इस जीन को शॉर्ट में अपन क्या बोलते हैं, VIPP1 जीन। अब ये जीन है तो इसमें से अपन ये देखो जीन बाहर निकाल लेते हैं इसे, और ये जीन इस mRNA, ये mRNA आ गया, इस पर कहाँ आ जाएंगे, राइबोसोम हो जाएंगे, राइबोसोम अटैच हो जाएंगे, तो राइबोसोम अटैच होकर क्या बनाएंगे, यहाँ से फंक्शनल प्रोटीन बनाएंगे। ये क्या आ गई, प्रोटीन आ गई। और इस प्रोटीन का क्या नाम है, इस प्रोटीन का नाम है VIPP1 प्रोटीन। अब अपने VIPP प्रोटीन बनाई ही क्यों, क्यों बनाई अपन ने ये प्रोटीन, इस प्रोटीन का बनाने का रीजन देखना भी आप। ये प्रोटीन कहाँ काम करेगी वो देखना। मैंने आपको कहा कि इनर मेम्ब्रेन होती है, ये इनर मेम्ब्रेन यहाँ से फोल्ड हो जाती है, यहाँ से नहीं, यहाँ से भी ये फोल्ड ही मिलेगी आप। अब इन फोल्डिंग को क्या किया जाएगा, इस प्रोटीन के द्वारा ये प्रोटीन आकर यहाँ पर काम करेगी, यहाँ पर काम करेगी। और इसका काम क्या है, इस फोल्डिंग को यहाँ से कट कर देगी। क्या कर देगी, कट कर देगी। और ये कट कौन कर रहा है, आपका VIPP1 कट किया। जैसे कट करेगी तो यहाँ से ये टूटेगा और ये पार्टिकल टूट करके आ जाएगा नीचे, कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिखाई देगी। और दोस्तों इसी स्ट्रक्चर को अपने बोलते हैं थाइलेकोइड। आया मजा, हाँ बिल्कुल आया होगा। फिर ये थाइलेकोइड क्या होंगे, अरेंज होंगे, और अरेंज होकर कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर बनाएंगे। एक थाइलेकोइड के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। अब ऐसा थोड़ी कि थाइलेकोइड का स्ट्रक्चर कोई एकदम फिक्स होता है कि इतना ही बनेगा, कोई जरूरी नहीं है वैसा। अब ये बड़ा भी बन सकता है, ये छोटे भी बन सकते हैं। इस पर फिर एक अरेंज हो जाएगा, इस पर भी अरेंज हो जाएगा, इस पर भी अरेंज, इस प्रकार से अरेंज हो जाएगा। कुछ आपको सिंगल भी पड़े हुए मिलेंगे इसे नॉर्मली, बस साइटोसोल में पड़े, साइटोसोल ल्यूमेन में, ल्यूमेन बोल सकते हैं ना, ल्यूमेन के अंदर क्या है, ये ऐसे ही बिखरे पड़े। अंदर वाला जो भाग होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है जितना भी खाली पार्ट वगैरह जो अंदर वाला, इस पार्ट को याद रखना। इस भाग को नाम ही लिख लेते हैं, अंदर ही यहीं लिख लेंगे, बीच में, बीच में साइड में लिख लेते हैं। इस भाग को, अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप देखना, ये सिंगल तो हो गया क्या, थाइलेकोइड। ये ग्रुप है, ये ग्रुप क्या कहलाता है आपका, ग्रेन।
क्या कहलाता है, ग्रेनम कहलाता है। इसके अलावा इसका दूसरा नाम यदि अलग और नाम देखें तो इसका एक अलग और क्या नाम है, ग्रेनम लेमेली भी बोलते हैं इसको। ग्रेनम लेमेली के अलावा और भी नाम है जिसको बोलते हैं स्टेकर्ड, स्टेकर्ड थाइलेकोइड। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, स्टेकर्ड थाइलेकोइड। अब देखो जो ये अंदर वाला एक थाइलेकोइड है, इसके देखो चारों ओर इधर से स्ट्रोमा भाग, ये वाला स्ट्रोमा भाग अपने देखा ना, हाँ ये स्ट्रोमा, अंदर वाला स्ट्रोमा, ये देखो ऊपर से भी स्ट्रोमा भाग लग रहा है। इस थाइलेकोइड के भी चारों ओर स्ट्रोमा भाग लग रहा है। तो इस थाइलेकोइड को और इस थाइलेकोइड को, इन दोनों को चाहे किसी का भी नाम ले, इनको बोलते हैं क्या, स्ट्रोमल, स्ट्रोमल लेमेली। इस नाम से जानते हैं, स्ट्रोमल लेमेली से। दूसरा नाम यदि इसका अपन जानना चाहें तो दूसरा नाम होता है एन स्टेकर्ड थाइलेकोइड, एन स्टेकर्ड थाइलेकोइड इसको बोलते हैं। ये अपने बात की इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, बहुत अच्छी तरीके से अपन इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात की है। मेरे हिसाब से आपको यहाँ से कोई मिस गाइड या मिस कंसेप्ट आपके नहीं रहना चाहिए, ठीक है। फिर आपको आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के साथ में लेकर, कुछ पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है उसकी बात की जाए तो नॉर्मली बात की जाए तो नॉर्मली ग्रीन जो सेल होती है आपकी, ग्रीन सेल, प्लांट की सिंगल सेल जिसे अपन ग्रीन सेल बोलते हैं, ग्रीन सेल हैव 10 से 100 क्लोरोप्लास्ट। अपन नॉर्मली बोलें कि कितने क्लोरोप्लास्ट पाए जाते होंगे एक सेल के अंदर, तो कितने होते हैं, 10 से 100। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें यहाँ से, नेक्स्ट है एग्जाम्पल बोल सकते हो आप इसको, एग्जाम्पल बोल सकते हो या नोट बोल सकते हो या इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल सकते हो इसको, कि आपका जो क्लेमाइडोमोनास है, क्लेमाइडो मोनास, इसमें ओनली 1 क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ओनली 1 क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट। यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है आपके एग्जाम ऑफ मेडिसिन, ठीक है। फिर साइज की बात करें तो साइज की किसके बेस पर बात होती है, यहाँ पर क्रोमोजोम के बेस पर, नंबर ऑफ क्रोमोजोम। नंबर ऑफ क्रोमोजोम के बेस पर यह बोला जाता है कि ये कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। 2 टाइप के कौन कौन से, एक को तो बोलते हैं पॉलीप्लॉइड एंड शैडो, मतलब कि इसका तो मतलब क्या हो गया कि लाइट है नहीं, लाइट के एब्सेंस में, और कौन सी कंडीशन में, पॉलीप्लॉइडी कंडीशन में। एक कंडीशन तो ये होगी। दूसरी जो कंडीशन है वो है डिप्लॉइड एंड साथ में लाइट, साथ में भी लाइट भी प्रेजेंट है प्लांट के साथ, जब प्लांट डिप्लॉइड है और लाइट प्रेजेंट है उस कंडीशन में। तो इस फर्स्ट कंडीशन में आपका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो लार्ज होता है, लार्ज क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, और यहाँ पर क्या होगा, नॉर्मल से बात है, फिर स्मॉल आ जाएगा, स्मॉल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट। ये बात की अपन ने किसकी, उसकी साइज के बारे में और उसके नंबर के बारे में। फिर नेक्स्ट यहाँ से आगे आए तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में अपन एक चीज और देखते हैं, यहाँ से एक पॉइंट और देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट होता है वो, एक तो होता है सेल्फ रेप्लिकेटिंग, दूसरा पॉइंट इसी में बात करें, एक होता है ये सेमी ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस, और तीसरे पॉइंट की यहाँ से अपन बात करें तो ये होता है एनर्जी
ट्रांसड्यूसिंग एनर्जी ट्रांसड्यूसिंग पॉइंट। तो देखो इसका तो मतलब हुआ कि ये यहाँ पर क्या करता है, आपका क्लोरोप्लास्ट एटीपी का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर सेमी ऑटोनोमस का मतलब कुछ काम तो खुद कर लेता है, कुछ काम तो खुद कर लेता है, और कुछ क्या रहता है दूसरे पर डिपेंड, जैसे न्यूक्लियस पर क्या रहेगा, ये कुछ काम के लिए किस पर डिपेंड रहेगा, न्यूक्लियस पर, कुछ काम के लिए न्यूक्लियस पर डिपेंड रहेगा, मतलब कुछ खुद कर रहा है, कुछ न्यूक्लियस पर डिपेंड है, मतलब सेमी काम, मतलब सेमी ऑटोनोमस हो गया यहाँ से। सेल्फ रेप्लिकेट का मतलब खुद ही डिवीजन कर लेगा, डिवीजन खुद ही कर लेता है, खुद का डिवीजन खुद ही कर लेगा, किसी दूसरे की हेल्प नहीं चाहिए। और जो डिवीजन होता है वो किस प्रकार का होता है, इसमें बाइनरी फ्यूजन के द्वारा, बाइनरी फ्यूजन के द्वारा इसमें क्या होता है, डिवीजन होता है। ये अपन ने बात की किसके बारे में, क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात की। फिर नेक्स्ट अपन यहाँ से बात करते हैं इसकी आउटर मेम्ब्रेन के बारे में। किसके बारे में अपन बात करते हैं, इसकी आउटर मेम्ब्रेन के बारे में। जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ से निकल कर आता है इसका, वो आता है इसका आउटर मेम्ब्रेन। अब आउटर मेम्ब्रेन के बारे में बात करें तो आउटर मेम्ब्रेन के बारे में कहा जाता है कि आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो होती है पोरीन प्रोटीन के साथ में, बताया था मैंने आपको, इसके साथ में होती है पोरीन प्रोटीन के साथ में। और पोरीन प्रोटीन का काम क्या होता है, प्रोटॉन्स को आने जाने देना। साथ में ये क्या होती है, स्मूथ होती है। किस प्रकार की होती है, स्मूथ होती है। इसके अलावा इसमें रिचनेस पाई जाती है किसकी, ग्लाइकोलिपिड की। ग्लाइकोलिपिड्स की क्या देखने को मिलती है, रिचनेस देखने को मिलती है। ये आउटर मेम्ब्रेन के बारे में बात थी। फिर सेकंड यहाँ से लेकर चलें तो सेकंड ले लेते हैं इसकी इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के बारे में भी बात कर लेते हैं। इनर मेम्ब्रेन के बारे में बात की जाए तो इनर मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली पर एम्बियल ट्रांसपोर्टेशन करती है। सिलेक्टिवली क्या होती है, एम्बियल होती है। सिलेक्टिवली परमेम्बियल, ठीक। फिर 3 नंबर पॉइंट की बात की जाए तो 3 नंबर पॉइंट आता है यहाँ से इसका डीएनए। किसके बारे में बात करेंगे, इसके डीएनए के बारे में। और डीएनए के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसका डीएनए किस प्रकार का होता है, डबल स्टैंड सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है। इसके अलावा जो ये डीएनए है ये नॉन मेंडेलियन का या नॉन मेंडेलियन टाइप का होता है, मेंडेलियन टाइप का होता है। फिर एक चीज याद रखना कि यहाँ पर एक जीन पाया जाता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जीन के नाम से यहाँ से जाना जाता है उसको, उस जीन का नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंस जीन। ये उसके डीएनए के बारे में बात की। किसके बारे में बात होगी, उसके डीएनए के बारे में। अब 4 नंबर जो पॉइंट है इसका वो क्या नाम है, स्ट्रोमा। किसके बारे में बात करेंगे, यहाँ से स्ट्रोमा के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, स्ट्रोमा के बारे में। यहाँ से इसकी स्ट्रोमा के बारे में बात की जाएगी। स्ट्रोमा के बारे में बात की जाए तो स्ट्रोमा भाग कौन सा होता है, मैंने आपको बता दिया था। स्ट्रोमा भाग कौन सा होता है मैंने आपको बताया था। स्ट्रोमा कौन सा होता है, स्ट्रोमा होता है ये क्लोरोप्लास्ट है। ये क्लोरोप्लास्ट का अंदर वाला भाग क्या कहलाता है, स्ट्रोमा। बाहर वाला भाग क्या कहलाएगा, लुमेन कहलाएगा। ये हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट, ये तो सेल हो गई पूरी। ये हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया।
ये क्लोरोप्लास्ट का अंदर वाला भाग हो गया, तो इसको अपन, ये तो क्या कहलाता है आपका स्ट्रोमा भाग कहलाता है। ठीक है, तो स्ट्रोमा भाग होता है, उस भाग में रूबिस्को एंजाइम पाया जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है आपका रूबिस्को एंजाइम। रूबिस्को एंजाइम के अलावा यहाँ पर वाटर होता है, कुछ एमिनो एसिड्स होते हैं, वाटर होता है, कुछ एमिनो एसिड होते हैं, कुछ प्रोटीन्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? प्रोटीन होती है। प्रोटीन के अलावा राइबोसोम होता है, और राइबोसोम भी कौन सा होता है इसमें? 70S टाइप वाला। साइटोसोल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसमें, तो इसमें साइटोसोल पाए जाते हैं। वो कौन से सेल का होता है? प्रोकैरियोटिक सेल का होता है। कौन से सेल का होता है? प्रोकैरियोटिक सेल का होता है। फिर इसके अलावा बात करें यहाँ से आगे, तो लिक्विड पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है? लिक्विड पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है। ये अपन ने यहाँ तक स्ट्रोमा के बारे में बात की। नेक्स्ट बात होगी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।